नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज देश में क्रांति पैदा करने वाले एक ऐसे शख्स का जन्मदिन है जिसने भारत की राजनीति को पूरा बदल के रख दिया। जिसके एक आंदोलन ने सत्ता की चूल्हे हिला दी। जिस व्यक्ति को आज भी एक जननायक के रूप में याद किया जाता है, वो जेपी आज के दिन ही पैदा हुए थे। और आज लखनऊ में वो कुछ घटा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अखिलेश यादव ने आज बहुत साल पहले वाले अपने तेवर दिखाए और अखिलेश यादव के इन तेवरों ने लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। मामला था जयप्रकाश नारायण सेंटर का और मामले को आगे बताऊंगा। उसमें पहले ये बता दूं कि उस जयप्रकाश नारायण सेंटर को बनाने का फैसला अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार ने लिया था। लगभग 600-700 करोड़ रुपए की ये बिल्डिंग बनी। मैं अभी इसका पूरा इतिहास बताऊंगा। फिलहाल मैं इतना बताता हूं कि इसमें जयप्रकाश जी की एक प्रतिमा लगी हुई थी। कल समाजवादी पार्टी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को एक खत लिखा, कहा कि अखिलेश यादव जी जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहते हैं। और जैसे कहा जाता है कि राजा को अपने आसपास अपने सचिव, अपने कामकाज करने वाले अफसर बहुत होशियार रहना चाहिए, क्योंकि मूर्ख अफसर राजा की लुटिया डुबो देते हैं। लखनऊ में भी मैं ऐसे देख रहा हूं कि लखनऊ में कुछ अफसर हैं, उनके भ्रष्टाचार के किस्से आम हैं, लेकिन वो कुछ लोगों के, कुछ बड़े अफसरों की नाक का तारा हैं और वो सरकार की इस लेवल की फजीहत करा रहे हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब आप खुद बताइए, एक खत आया लखनऊ विकास प्राधिकरण में, वीसी हैं इंद्रमणि त्रिपाठी जी। इनके भी बड़े कारनामे हैं। पिछले दिनों अपने दफ्तर के एक कर्मचारी को बुला के उन्होंने इतना प्रताड़ित किया कि उसने सुसाइड कर लिया। उसकी पत्नी ने रोते रोते बिलखते हुए कहा कि इंद्रमणि त्रिपाठी जी ने मेरे पति को इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर ली। कोई और मामला होता तो सरकार सस्पेंड कर देती, लेकिन मुख्यमंत्री जी के बड़े मुंह लगे अफसर हैं एसपी गोयल, प्रमुख सचिव हैं मुख्यमंत्री के, और सारे आईएएस अफसरों के कर्ता धर्ता वही हैं। एसपी गोयल ही तय करते हैं कि कौन अफसर कहां तैनात होगा। तो इंद्रमणि त्रिपाठी जी जो हैं वो एसपी गोयल के बड़े मुंह लगे हैं। इतने मुंह लगे हैं कि जब वो नगर आयुक्त थे तो भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर थी, उन्होंने इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक बहुत लंबा चौड़ा कच्चा चिट्ठा सौंपा था, लेकिन एसपी गोयल की मर्जी जब तक ना हो तब तक किसी आईएएस का कुछ बिगड़ता नहीं। तो इंद्रमणि त्रिपाठी का भी कुछ बिगड़ा नहीं, बल्कि एलडीए के सबसे इंपॉर्टेंट कुर्सी पर वो काबिज हो गए। तो उस कर्मचारी की सुसाइड के बाद भी कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसके घर वालों को मैनेज किया गया, दूत लगाए गए कि पैसे दे दो, नौकरी दिलवा देंगे, इस तरह की बातें करके मामला मैनेज किया गया। साहब के कारनामे इतने बड़े हैं कि एक कोठी है, सृजन विहार एक कॉलोनी है, हम उसके कागजात हमने आरटीआई में मांगे हैं, कुछ और इकट्ठा करा रहे हैं। पूरी इलीगल कॉलोनी है। सहारा शहर जो गोमती नगर में आप देखते होंगे विपुल खंड के पास, उसी के पास बनी कॉलोनी है और बताया जाता है कि इनकी सासू जी का घर है। उस घर को खरीदने में लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन कैश में हुआ, ऐसा इनकम टैक्स के अफसर कहते हैं। इनकम टैक्स ने नोटिस दिया, इनकम टैक्स ने कोठी सीज कर दी, इनकम टैक्स ने लिखा कि इंद्रमणि त्रिपाठी का पैसा काला धन लगा है इसमें। मामला हाई कोर्ट तक गया। अब आप सोचिए, ये ईमानदार सरकार है, ईमानदार सरकार के में आयकर अफसर एक अफसर के लाखों करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति की बात लिखित में कह रहा है, कोठी सीज कर दे रहा है, बता रहा है कि इनके जो सासू माँ जी के यहाँ जो पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ पैसा इनका है। लेकिन साहब की पहुंच का जलवा देखिए। मामला हाई कोर्ट तक ले गए। एक मैं अब माननीय न्यायमूर्ति जी हैं तो मैं क्या कहूं, लेकिन मामला स्टे हो गया है। मतलब बाकी कहानी भी इसके पर्दे की पीछे की है और शायद अब सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को कुछ लोग ले जाना चाहते हैं। लोकायुक्त और विजिलेंस में भी इसकी जांच कराना चाहते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए ये इंद्रमणि त्रिपाठी जी और उनके घर वालों के पास कैसे आए। खैर ये एक अलग विषय की कहानी है, बात का संदर्भ आया तो मैंने आपको बता दी। तो मैं बता रहा हूं कि जब समाजवादी पार्टी ने एक चिट्ठी दी और कहा कि अखिलेश यादव कल जेपीएनआईसी में माल्यार्पण करना चाहते हैं, कोई भी अफसर होता तो वो अनुमति दे देता। क्या करते अखिलेश यादव, 2 गाड़ियों में आते, जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर फूल चढ़ाते, हाथ जोड़ते, चले जाते।
ये किसी भी अखबार में, क्योंकि मीडिया इतना मैनेजमेंट बढ़िया है कि अखबार के अंदर वाले पन्नों में कल 2 कॉलम में या 1.5 कॉलम में फोटो छपी होती कि अखिलेश ने जेपी को याद किया। लेकिन मैंने कहा ना कि राजा के मूर्ख अफसर राजा की बाट लगा देते हैं, राजा को बर्बाद कर देते हैं। वैसे इन महाशय जी ने किया, सरकार की नजर में आने के लिए इन्होंने जयप्रकाश नारायण गेट का ताला लगवा दिया। अब मैं पहले बात उस बिल्डिंग की बता दूं आपको, क्योंकि मेरी भी इस बिल्डिंग में एक अहम भूमिका शुरू हो जाती है। इस जेपीएनआईसी के बिल्डिंग में मैंने भी बीच में टांग अड़ाई, कैसे अड़ाई ये मैं आपको बताता हूँ, बड़ी मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। और मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको लगे कि मैंने हिम्मत का काम किया तो मेरे को सराहिएगा, जरूर कमेंट लिख के बताइएगा मैंने ठीक काम किया या नहीं किया। दरअसल जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर एक बड़ा भवन बनता है उत्तर प्रदेश में, गोमती नगर, सबसे पॉश इलाका है, ताज होटल के बराबर में। जेपी इतने बड़े नेता थे कि उनके नाम पर किसी को कोई इफ एंड बट करता ही नहीं है। बीजेपी ने भी जेपी पर अपना हक जता रखा है कि जयप्रकाश नारायण जी हमारे आइडियल थे, आदर्श थे। ठीक बात भी, इमरजेंसी के खिलाफ जितने नेता इकट्ठे थे उसमें बीजेपी के भी थे, उसमें सारी पार्टियों के नेता थे जो इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे। जब वो बिल्डिंग बनी तो बिल्डिंग का काम दिया गया शालीमार सेठ को, क्योंकि शालीमार को उसके मालिक थे संजय सेठ, और संजय सेठ नेताजी के बड़े करीबी थे। शालीमार जो बिल्डिंग, शालीमार जो कंपनी है, इसमें 2 पार्टनर हुआ करते थे, एक संजय सेठ है और एक उनके खालिद, इनके पार्टनर हैं, उनका ग्लास का काम था। और ये दोनों ने बहुत होशियारी के साथ अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। खालिद उस समय भी चर्चा में आए थे जब मायावती की सरकार थी, पंचम दल पर काम चल रहा था और एक आतंकवादी पकड़ा गया था पाकिस्तान में, जो बताया जाता है कि खालिद की कंपनी में काम कर रहा था। और ये मामला बड़ा तूल पकड़ा, इसको दबाने में भी करोड़ों रुपए खर्च हुए, ऐसा आरोप है। उसके बाद में जेपीएनआईसी का काम संजय सेठ ने मुलायम सिंह जी की स्तुति करके अपनी कंपनी को दिलवा दिया। 600-700 करोड़ में पूरी बिल्डिंग बन गई। और ये बिल्डिंग इतनी भव्य थी, इतनी बड़ी थी कि शायद भारत की चंद बड़ी बिल्डिंगों में इसका शुमार होता। कई ऑडिटोरियम थे इसमें, ऊपर हेलीकॉप्टर उतर सकता था, स्विमिंग पूल थे, खेलने के स्थान थे। और कोई बहुत बड़ा आयोजन करना हो, जैसे पिछले दिनों G20 किया, जो अंसल में एक साहब का होटल है आजकल, जिसमें बताया जाता है बड़े बड़े अफसरों का काला पैसा लगा हुआ है। एक मिस्टर गोयल साहब हैं जो उनका नाम आता है बड़ा चर्चा में, तो उनका होटल बुक किया गया, लाखों करोड़ों रुपए उनको दिए गए, क्योंकि अफसरों का पैसा लगाया लोग बताते हैं, तो जानबूझ के ऐसे होटल बुक कर लिया करते हैं अफसर। तो अगर ये बिल्डिंग बनी होती तो ऐसा पूरा कोई बड़ा आयोजन इसी बिल्डिंग में हो जाता। तो सरकार बदल गई, बिल्डिंग पूरी बन गई थी, फिनिशिंग का काम बचा था, यानी मुश्किल के 4 या 5 महीने का काम बचा होगा, बिल्डिंग तैयार हो जाती। सरकार बदली और सरकार बदलते ही सरकार ने आदेश किया कि ये बिल्डिंग जो है, ये इसमें बहुत बेईमानी हुई है, इसकी जांच कराएंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश कर दिया। अब लगातार अखबारों में, चैनलों में चलने लगा कि जेपीएनआईसी की जांच सेटअप हो गई, संजय सेठ के पसीने आ गए, संजय सेठ अब क्या करेंगे। अब संजय सेठ को भी लगा कि हम अब करेंगे क्या, फंस गए हम तो, बचेंगे नहीं, बचेंगे या नहीं बचेंगे। वो लपक कर वॉशिंग मशीन में चले गए। अब आप चौंक रहे होंगे, वॉशिंग मशीन कहाँ से आ गई और संजय सेठ कैसे जा सकते हैं। तो मेरी बात मानिए, देश के बहुत बड़े ऐसे बदनाम लोग वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं जिससे उन पर कुछ हो ना, और वो बच जाते हैं। उस वॉशिंग मशीन का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो संजय सेठ को भी लगा कि जेपीएनआईसी मैं बना रहा हूं, इसकी जांच शुरू हो गई तो परेशानी हो जाएगी। तो संजय सेठ भी वॉशिंग मशीन में गए, और कैसे जाते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग 50 करोड़, कुछ लोग 100 करोड़, जो भी हो मुझे कहानी पता नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के फंडिंग का चीजें सामने कभी आती नहीं है। फिलहाल उन्होंने इतनी सेवा की, अब 11 किलो बेसन के लड्डू में तो वो एमपी बन नहीं सकते थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो आदमी ने जेपीएनआईसी बनाई, 600-700 करोड़ का ठेका लिया, समाजवादी पार्टी में नेताजी का सबसे करीब था, वो इतना दुलारा हो गया बीजेपी का कि उसको सीधा एमपी बना दिया गया। अब जांच योगी जी ने कराई थी, जो एमपी बना कराने वाला आपकी पार्टी का आदमी बन गया, तो करें क्या। तो लिहाजा जांच ठंडे बस्ते में चली गई। अब वो जांच चली गई तो 6 साल की जो बिल्डिंग बनी थी, जिसमें 700-800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, वो बिल्डिंग खंडहर होने लगी। मैं उस सड़क से निकलता था, मेरा ऑफिस रास्ते में पड़ता था, मुझे रोज देख के बड़ा दुख होता था कि ये 700-800 करोड़ रुपए मेरे हैं, आपके हैं, ये इस तरह की बिल्डिंग खंडहर क्यों हो रही है। बहुत दिन हो गए तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, करूं करूं क्या करूं। और मैंने उस पर खबर दिखाई तब भी, लेकिन आजकल असर कहाँ होता है। तो मेरे मित्र हैं अधिवक्ता हैदर, मैं कई बार जिक्र करता रहता हूँ कि बहुत काबिल, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मैंने हैदर भाई से कहा कि हैदर भाई, इसका कुछ रास्ता निकाला जाए, कैसे, ये बिल्डिंग, ये जनता का पैसा है भाई, जिस आदमी ने बनाई वो आदमी वॉशिंग मशीन में जाके बीजेपी का हो गया।
तो जान ठंडे बस्ते में चली गई, बेईमानी हुई, ईमानदारी हुई, जो भी हो, करने वाले ने बेईमानी करी उसको फांसी पे चढ़ा दीजिए। लेकिन जनता के 600-700 करोड़ रुपए इस तरह बर्बाद हो रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो हैदर भाई ने कहा बात तो तुम्हारी सही है, चलो बैठ के एक प्रत्यावेदन तैयार करते हैं। हमने और हैदर जी ने प्रत्यावेदन दिया, तैयार किया और सरकार को दिया कि साहब ये 700 करोड़ रुपए, 600-700 करोड़ रुपया जनता का पैसा है। ये खराब बात है भाई, बिल्डिंग तो बननी चाहिए, बिल्डिंग जनता के काम आएगी, पब्लिक के काम आएगी, पब्लिक का पैसा है, इस बिल्डिंग को क्यों रोका गया? लेकिन चिट्ठी शायद वो कूड़े के ढेर में डाल दी गई होगी। अब उसमें भी कुछ समय बीता, हमने हैदर भाई से कहा कि अब क्या किया जाए, तो लगा कि यही चाह रहा है कि अब हाई कोर्ट में इसमें जनहित याचिका की जाए। तो मैं हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट में मैंने पीआईएल दाखिल कर दी। अब मैंने पीआईएल दाखिल कर दी तो हड़कंप मचा नहीं था, चीफ जस्टिस की बेंच थी, तो उधर से बड़े बड़े काबिल वकील आ गए कि नहीं साहब, और तो पीआईएल का मुद्दा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन वो हैदर भाई की जो रिट तैयार होती है उसका कोई सानी नहीं होता है, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं होता है। इतने डॉक्यूमेंट, 300-400 पेज के डॉक्यूमेंट, मैंने सब फोटो खींचे थे सारे, हमने फोटो लगाए, मैंने ऊपर एलडीए के ऊपर बिल्डिंग से जाके वीडियो बनाया था खुद, उसका वो वीडियो लगाया, एक एक एंगल का मैंने खुद फोटो खींचा था, मैंने अपनी रिपोर्ट्स लगाई और मैंने बताया कि जेपीएनआईसी को किस तरह से पब्लिक के काम में आ सकती है। मतलब मेरा शायद 15-20 दिन केवल इसी प्रोजेक्ट पे खर्च हुए। 2 वीडियो बोलता था दिन में, 4 घंटे में जेपीएनआईसी पे काम करता था, रिपोर्ट निकालने की कोशिश करता था। हालांकि मैं इस मामले में इंद्रमणि त्रिपाठी जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने फिर कुछ दस्तावेज मेरे को उपलब्ध कराए जेपीएनआईसी को, और बोले हम तो बनाना चाहते हैं लेकिन सरकार मंजूरी देगी तो ही तो बनाएंगे। तो इस मामले में इंद्रमणि त्रिपाठी अच्छे अफसर थे कि उन्होंने मुझे बताया कि सरकार नहीं चाहती ये बने, क्योंकि बनेगी तो फिर ये हो जाएगा कि आप ये बिल्डिंग तो समाजवादी पार्टी ने बनवाई थी, तो वही अखिलेश यादव की होगी। तो मैंने इंद्रमणि त्रिपाठी जी से कहा भी, वीसी से कहा भी, मैंने कहा ये तो बड़ी खराब बात है, आपको समझाना चाहिए, आप वीसी हो, कि सरकार आती है जाती है, कोई काम ऐसे थोड़ी ना रोका जाता। तो तब वो वीसी साहब बोले हम तो छोटे आदमी हैं, छोटे अफसर है, लेकिन चाहते तो बन जाती वो बिल्डिंग और कोशिश करते तो। अब समस्या ये थी कि इसका नाम भी नहीं बदला जा सकता था। अब जयप्रकाश नारायण का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय भवन तो रख नहीं सकते थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं हो सकते, क्योंकि जयप्रकाश नारायण को बीजेपी अपना भी ब्रांड बनाती है। जैसे अखिलेश यादव ने एकाना स्टेडियम बनाया, उन्होंने उसको अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया। इसी तरह जेपी का नाम तो बदल नहीं सकते थे। तो फिलहाल जब रिट हुई और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी हैरानी जताई कि ऐसे कैसे 600-700 करोड़ रुपए की बिल्डिंग और खंडहर हो रही है, तो सरकार को नोटिस जारी कर दिए गए। फिर हड़कंप मचा, फिर वहां पे सफाई का काम वहां शुरू हो गया। तो मैं भी बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा कि मैं मेरी 1-2-3 महीने की कोशिश, हैदर भाई की कोशिश से एक 700-800 करोड़ की बिल्डिंग जो खंडहर हो रही थी वो कम से कम बनना शुरू हुई। और मुझे लगा कि मैंने, जब आप समाज में आते हैं तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको अपने अंदर से खुशी देते हैं। तो ईमानदारी की बात बताऊं आपको कि मुझे लगता है कि मैंने ये अपने शहर के लिए, लखनऊ का एक कर्जा उतारा है। जो शहर मुझे, मेरी पहचान दी जिस शहर ने, मुझे अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाया इस शहर ने। मैं लखनऊ में बैठ के बोलता हूँ, दुनिया के तमाम देश मुझे देख रहे हैं, 150 से ज्यादा मुल्कों में देखते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, जर्मनी, हर, मतलब मेरे दर्जनों सैकड़ों मित्र बन गई पूरी दुनिया में। तो वो लखनऊ है जिसने मुझे पहचान दी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम मैंने इस शहर पे अपना एक कर्जा उतारा, कि एक कोशिश करी और वो बिल्डिंग बनी शुरू हुई। अब मैं आता हूँ आज की मूल कहानी पर, जो मैंने आपको सारी बातें बताई। तो जो पत्र गया एलडीए में अखिलेश यादव का, तो कायदे से दे देनी चाहिए थी परमिशन, भाई अखिलेश यादव जाते, माल्यार्पण करते। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इंद्रमणि त्रिपाठी को लगा कि सरकार खुश होगी, हमने अखिलेश यादव को रोक दिया, ताला लगा दिया। ये वो भूल गए कि अखिलेश यादव के तेवर कितने तीखे हैं। उन्होंने उन अखिलेश यादव को देखा है जो पिछले कुछ सालों से शांत रहने लगे हैं। उन्होंने उन अखिलेश यादव को नहीं देखा जो मायावती के खिलाफ नोएडा से लेकर लखनऊ तक साइकिल चला के आए। वो और भूल गए चुनाव से पहले जो आदमी लगातार शुरू होता है एक छोर से दूसरे छोर पर, जब रथ लेके निकलता है तो हजारों लाखों नौजवान कैसे आ जाते हैं। मेरे मित्र मुझसे कहा करते थे, बहुत अच्छे चिंतक थे वो, मुझसे कहते थे यादव बिरादरी जो है ये फाइटर कौम है, इसको छेड़ना नहीं चाहिए। और बोले कि अखिलेश जी ने इसको कंप्यूटर लैपटॉप देकर थोड़ा कूल कर दिया है। अगर आप इसको सड़क पर उतारेंगे यादव बिरादरी को, और आप इसको जो नेताजी किया करते थे, धरना प्रदर्शन आंदोलन क्या करेंगे, तो रोक नहीं पाएंगे कोई आदमी, इतने तीखे तेवर वाले लोग होते हैं। तो अखिलेश यादव को, उनको लगा कि कूल नेता है ये, अगर गेट बंद कर दिया गया तो अखिलेश यादव कहेंगे कि भाई हमें गेट बंद कर दिया गया, हमने जेपी जी की अपने फंक्शन, अपने दफ्तर में प्रतिमा में फूल चलाया और हम चले आए। लेकिन अखिलेश यादव ने आज वो काम किया जो मैं दिखाने जा रहा हूं। आप सोच नहीं सकते, अखिलेश यादव जब गेट बंद हो गया तो उसकी, अखिलेश यादव की सिक्योरिटी वाले रोकने की कोशिश करने लगे, अखिलेश यादव को रोकने की कोशिश करने लगे। अखिलेश यादव ने वो काम किया, वीडियो दिखा रहा हूं, वीडियो देखकर आप हैरान हो जाएंगे, सोच नहीं सकते
कि अखिलेश यादव ये काम कर ये अखिलेश यादव का अंदर का फोटो है। वो जयप्रकाश नारायण सेंटर पे जाकर और माल्यार्पण कर रहे हैं। ये उनके अंदर का फोटो है। अब आप सोच रहे होंगे गेट तो बंद है, अखिलेश यादव अंदर पहुंचे कैसे? तो मैं वो भी आपको दिखाता हूं। आज अखिलेश यादव के इन तेवरों ने पूरी पार्टी में जान फूंक दी है। लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। ये उस महापुरुष की प्रतिमा पर अखिलेश यादव माल्यार्पण कर रहे थे। और अब देखिए इन अखिलेश यादव को, देखिए इन अखिलेश यादव के तेवरों से सरकार हिला करती है। ये बंद किया गया वहां पे कि गेट बंद किया जाए। मैं अपनी टीम से कहूंगा, इसमें मैं शायद साउंड नहीं है, अगर साउंड हो तो साउंड भी खोल दें वो लोग। ये देखिए अखिलेश यादव गेट पर चढ़ गए। सुष्मिता जी अगर इसमें साउंड हो तो साउंड भी खोल दीजिएगा इस वीडियो की। अखिलेश सिक्योरिटी वाले हमेशा परेशान कि अंदर अखिलेश कूद गए, वहां सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है। लेकिन गजब कर दिया अखिलेश यादव ने, ताले लगाए। तो फिर अखिलेश यादव ये देखिए किस तरह सिक्योरिटी परेशान हो गई, रोक रहा था पीएसओ। इतनी देर में अखिलेश यादव ने गेट पे चढ़ना शुरू कर दिया और ये गेट बंद किया गया था। आप सोचो, आप अखिलेश यादव की उम्र देखिए आप, लेकिन फुर्ती देखिए। ये आदमी फुटबॉल का प्लेयर है, फुटबॉल खेलता है, दौड़ता है, जोश में रहता है। और ये देखिए दीवार कूद गए। पीछे आप सिक्योरिटी अफसर को देख रहे होंगे, बेचारे के पसीने आ रहे हैं कि अखिलेश यादव कर क्या रहे हैं। मैं जैसे बता रहा हूं कि अखिलेश यादव के इन तेवरों के लिए उनका कार्यकर्ता दीवाना रहता है। और आज एलडीए के वीसी की एक ना बेवकूफी के कारण आज ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में नहीं, इंडिया गठबंधन में एक जोश पैदा कर दिया, एक मैसेज दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह जेपी की मूर्ति पर उनको जाने नहीं दे रही है। आज पूरे देश में अखिलेश यादव ने अपने इस एक कदम से ये मैसेज दिया कि जयप्रकाश नारायण की बात भले करे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन दरअसल भारतीय जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों को मानती नहीं है। ये देखिए अब सिक्योरिटी वालों को लग रहा है कि पीछे पता नहीं कौन होगा, क्या होगा। अखिलेश यादव कूद गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विशिष्ट श्रेणी की उनको सुरक्षा है। और किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि अखिलेश यादव ये भी कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जब जोश में आए तो उनके जानने वाले जानते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और आज अखिलेश यादव ने जिस गेट को बंद कराया था, उस गेट को आज अखिलेश यादव खुद चढ़कर लांग गए। तो आप सोच रहे होंगे, फिर बाद में अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी, पत्रकारों से बात जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों। लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी हैं जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था। और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे, उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी, उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूं एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं। अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है,
कौन रोक रहा था? इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम जो पीछे बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया। और न केवल भारत में, बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती इस बिल्डिंग की कि हाँ, जेपी के नाम पर, जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज दी उन्होंने। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे, समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझ लें हमारी आजादी भी ये लोग छीन लेंगे। तो ये थे अखिलेश यादव, जिनको आज पूरा मौका दे दिया योगी सरकार के बेवकूफ अफसरों ने। बेवकूफ अफसर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब राजनीति चरम पे होती है, चुनाव में 4-5 महीने होते हैं, तो नौकरशाही को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए जिससे विपक्ष फायदा उठाए। लेकिन सरकार के अफसर सोचते हैं कि वो अपने चमचागिरी के कामों से ऐसा काम कर देंगे कि सरकार कहेगी वाह, तुमने अखिलेश यादव को अंदर घुसने नहीं दिया। अखिलेश यादव की लॉटरी लग गई। अखिलेश यादव अगर आप माल्यार्पण करके चले जाते तो ये मुद्दा आज खत्म हो जाता, लेकिन इन अफसरों की बेवकूफी ने इस मुद्दे को तूल दे दिया। जाहिर है अब समाजवादी पार्टी के जिले जिले से प्रदर्शन की खबर आ रही है कि अखिलेश यादव को जिले एक बिल्डिंग के अंदर जाने से तक रोक दिया गया। ये एक नया मौका दिया लोगों को कहने के लिए कि देखिए किस तरह ये आपातकाल लगा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। एक विपक्ष के नेता को जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने तक को नहीं जाने दे रही। अब इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा विपक्ष को और क्या मिल सकता है? दिल्ली में बैठे लोगों को, बिहार में बैठे लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, और बिहार में जेपी की स्वीकार्यता बहुत ज्यादा है। बिहार में जेपी को भगवान का दर्जा मानते हैं लोग। मानते हैं कि जेपी ने बिहार की धरती से जिस आंदोलन की शुरुआत की, उसने देश की राजनीति बदल दी। इमरजेंसी को हटाने का एक बहुत बड़ा अगर श्रेय किया जाएगा या एक समाजवाद की विचारधारा को देश में पैदा करने का श्रेय दिया जाएगा तो वो जेपी को दिया जाएगा। और केवल ये बिल्डिंग इसलिए नहीं बन रही थी कि नाम जयप्रकाश नारायण है। आप सोचो, बिल्डिंग को बनाने वाला बीजेपी में एमपी में चला गया, जांच गायब हो गई, अफसर बनने नहीं दे रहा। अगर मैं हाई कोर्ट में नहीं जाता तो इस बिल्डिंग में काम भी नहीं शुरू होता। मेरे हाई कोर्ट पे जाने पे, मेरे पीआईएल करने पे कम से कम काम शुरू हो गया। 6 साल से जो बिल्डिंग नहीं बन रही थी, मेरी पीआईएल के बाद बनानी पड़ी। और मैं तय करे बैठा था कि अगर ये लोग हाई कोर्ट के कुछ जजों के लिए कहा, मुझे माफ कीजिएगा न्यायमूर्ति जी, लेकिन बड़ी खराब बात है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार मैनेज करती है और कुछ जज साहब लोगों के काम होते हैं, तो आमतौर पर जज साहब लोग सरकार के खिलाफ फैसला नहीं देते। ऐसी चर्चा है, तो मैं अदालत से क्षमा मांगूंगा इस अवमानना के लिए, लेकिन है चर्चा कि कुछ जजों के लिए कहा जाता है कि ये सरकार के खिलाफ नहीं जाते। तो मैंने तय कर रखा था, मैंने और हैदर भाई ने तय कर रखा था कि अगर यहाँ से हमारी पीआईएल खारिज होगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम जरूर कहेंगे कि ये 700-800 करोड़ रुपया जनता का पैसा इस तरह कैसे बर्बाद किया जा सकता है। आप खुद बताइए, अभी भी लखनऊ के कई प्रोजेक्ट ऐसे, रिवर फ्रंट है, इतना सुंदर रिवर फ्रंट है, आज वहां पे काई जम रही है, गंदगी जमा है, आप जा नहीं सकते, बदबू का बुरा हाल है। वहां के 800-900 हजार करोड़ रुपए किसके हैं? हमारे और आपके।
सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। एक सरकार का काम दूसरी बाद में बंद कर देगी, पिछली सरकार ने काम किया था, हम इस पे कोई काम नहीं करेंगे। तो क्या ये अच्छा है? कोई आदमी माल्यार्पण करने जाए और एलडी का वीसी कहते नहीं, हम घुसने नहीं देंगे। ये क्या अच्छा है? ये नौकरशाही किसी भी सरकार की लुटिया डुबो देती है। एसपी गोयल साहब उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसरों के लिए यही कर रहे हैं। मुझे किसी ने बताया कि कानपुर में वीसी और डीएम दोनों एक ही व्यक्ति पे चार्ज है। डीएम साहब जो है वो अपनी पत्नी को, शायद वो कहीं उन्नाव में डीएम है, उनको कानपुर के वीसी का चार्ज दिलाना चाहते हैं। अब एक ही इतने बड़े शहर का डीएम और वीसी बताया गया प्रसिद्धनों की एक ही आदमी है, क्योंकि वो एसपी हो करीबी है। इंद्रमणि त्रिपाठी जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी, आप सोच सकते हैं कि इनकम टैक्स नाम से नोटिस दे रहा है कि लाखों करोड़ों रुपए का घपला किया है इस आदमी ने। एक बिल्डिंग सीज कर दे रहे हैं कि सास का मकान है, पैसा इनका लगा हुआ है। नगर निगम में बीजेपी की मेयर इनके लंबी चौड़ी फाइल बना रही दे रही है और कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि साहब वो करीबी आदमी है एसपी गोयल के। तो बलिहारी है ऐसे अफसरों की। समाजवादी पार्टी तो चाहेगी ऐसे ही अफसर पूरे उत्तर प्रदेश में तैनात हो जाए, और करते भी हैं। मतलब कई कई अफसर अपनी बेवकूफियों से ऐसा काम करते हैं जिससे समाजवादी पार्टी को घर बैठे फायदा मिलता है, जैसे आज का काम है। अब समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर जयप्रकाश नारायण का केंद्र का गेट बंद किया गया, इस मुद्दे को और धार देने की कोशिश कर रही है। मेरे को अभी थोड़ी देर पहले ही फोन में लाइव शुरू करने आया था, तो एक पत्रकार ने फोन किया, जो समाजवादी पार्टी को कवर करते हैं, किसी और बड़े चैनल के हैं। वो कहते हैं मुझे हंसी आती है, वो कहते हैं भाई साहब हम लोगों के यहाँ तो ये खबर चलती नहीं, और ऐसा अकेले वो नहीं, मुझसे कई बड़े अखबारों, कई बड़े चैनल के रिपोर्टर कहते हैं कि जो उनको खबर मिलती है, तो वो मुझे, चूंकि मित्र है मेरे, तो कहते भाई साहब हमें कभी कभी आपको देख के जलन नहीं होती है, कम से कम उत्तर प्रदेश में आप अकेला आदमी ऐसे बचे हो जो खुल के अपनी बात तो कह पाते हो। हम लोगों के चैनलों पे तो खबर हम इतनी अच्छी लाते चल ही नहीं पाती है। तो ऐसे कई लोग मुझे खबर दे देते हैं कि आप तो चला ही दोगे इस खबर को। तो आज ऐसी जो समाजवादी पार्टी के कवर करने गए थे पत्रकार, उन्होंने मुझे फोन किया कि समाजवादी पार्टी अब इस आंदोलन को और आगे तेज करेगी। वो कही कि देखिए, एक आपातकाल वो था जिसके खिलाफ जेपी ने लड़ाई लड़ी थी, और एक आपातकाल ये है जो जेपी के नाम पर भाजपा सरकार करने जा रही है। योगी आदित्यनाथ शायद आज कहीं बाहर हैं, कहीं भाषण दे रहे होंगे, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। अब मुझे पता नहीं कि उनके अफसर भी उनको जाके सब बातें बताते हैं कि उनके एक अफसर की बेवकूफ़ी के कारण आज उनकी कितनी बड़ी बदनामी हुई, पूरे देश में बदनामी हुई। ये कहा गया कि सरकार ऐसी है कि 6-6 साल से बिल्डिंग नहीं बना रही थी, हाई कोर्ट के बाद बिल्डिंग बननी शुरू हुई तो गेट पे ताला लगा दिया गया। अब बताओ क्या, कैसे कैसे अफसर और कैसी कैसी सरकारें। देखिए, समस्या यह है कि ऐसे ही अफसर काम होते हैं। अभी मुझे पता चला है हेल्थ डिपार्टमेंट के एक बहुत बड़े घोटाले का, मैं उस पे भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। 400 साढ़े 400 करोड़ का काम बिना टेंडर के एक चहेती कंपनी को दे दिया गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े घोटाले हैं, सुन के आप दंग रह जाएंगे। सूचना विभाग में होर्डिंग लगाने का काम एक ऐसी कंपनी को दे दिया गया जिसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला। मेरे परेशान हो जाता हूँ, इतने लंबी लंबी फाइलों के मेरे पास ढेर इकट्ठे हो गए हैं। लोगों को जब यकीन होने लगता है ना कि आपका अखबार है भाई, 4 PM पे चले जाओगे तो 4 PM पे खबर चली जाएगी, छप जाएगी। 4 PM पे चले जाओगे तो चैनल पे बात हो जाएगी। और पिछले दिनों मैंने आपको बताया भी था कि मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे लोगों का भरोसा देखा कि कितना भरोसा करते हैं। एक आदमी मुख्यमंत्री के घर पे गया अपने जनता दरबार में, तो फिर वो मेरे यहाँ आया, और दूर का था, शायद कौशाम्बी या किसी जिले का था, बड़ा परेशान था। तो मैंने उसको बिठाया, पानी पिलाया, चाय पिलाई। मैंने कहा बाबा कहाँ से आ रहे हो? तो मुझे बोले आप ये खबर बोल दोगे चल जाएगी आपकी, तो हमारा काम हो जाएगा। मैंने कहा आपको किसने कहा ये बात कि मैं खबर बोल दूंगा या मैं छाप दूंगा काम हो जाएगा? बोला मुख्यमंत्री के दरबार में गए थे, जनता दरबार में, तो वहाँ पे जो पुलिस वाले थे, सुरक्षा वाले थे, बोले ऐसे एप्लीकेशन दे जाओगे और ये एप्लीकेशन घूमते हुए उसी जगह पहुंच जाएगी जिसके खिलाफ तुमने शिकायत की हो। तुम्हें अपना काम कराना तो 4 PM का दफ्तर है, वहां चले जाओ। अगर वो संजय शर्मा एक बार खबर छाप देंगे या बोल देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखिए, मुख्यमंत्री के घर पे जो व्यक्ति जा रहा है, तो मुख्यमंत्री के घर पे तैनात सुरक्षा कर्मी कह रहे हैं, तो मैं अपनी बात अगर जनमानस तक पहुंचानी है तो 4 PM पे चले जाओ। तो ये भरोसा केवल इसलिए है क्योंकि आप सब मुझे प्यार करते हैं, देखते हैं, और ये ताकत बड़ी होती है। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हम लोग जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ। तो बात सोशल मीडिया पे, ये कितना भी गोदी मीडिया मैनेज कर ले, सूचना विभाग में 700-800 करोड़ रुपए विज्ञापन पे दिया गया, खर्च किया गया है। चैनलों को 2-2, 300-300 करोड़ रुपए ऐसी बांट दिए जाते हैं। अखबार वालों को 200, 400, 500 करोड़ रुपए ऐसी दे दिए जाते हैं कि भाई खबर मत दिखाना। उत्तर प्रदेश में आप खुद दिल पे हाथ रख के देख लीजिएगा कि 4 PM के अलावा कहीं ऐसी खबरें, ऐसी तीखी खबरें, ऐसी
छपी दिखाई देती हैं, आपको सुनने को मिलती हैं टीवी चैनल में। मत करें कोई, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा। पत्रकार बेचारे मेहनत करते हैं, चाहते हैं हर अखबार का, मेरा मानना है हर चैनल का, हर अखबार का जो रिपोर्टर फील्ड में होता है वो चाहता है कि वो तीखे से तीखी खबरें छपे। लेकिन जब अखबार के मालिक सरकारों से डील करने लगते हैं, करोड़ों रुपए लेने लगते हैं, तो फिर खबरें छपती नहीं है, खबरें बिकती हैं। वो लाइनें हैं ना, पहले जो कभी छप के बिका करते थे अखबार बाजारों में, अब बिक कर छपते हैं वही अखबार बाजारों में। तो ये अपने अपने दौर की पत्रकारिता है, ये दौर याद रखा जाएगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा, आज अखिलेश यादव के इन तेवरों ने समाजवादी पार्टी में नई जान फूंक दी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता अपने नेता को यही रूप में देखना चाहते हैं जिस रूप में आज उन्होंने देखा। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरी इस मुहिम में अपना साथ दीजिएगा। जयप्रकाश नारायण सेंटर की ये बिल्डिंग जिस दिन बनी, जिस दिन ये पूरी तैयार हो जाएगी, मैं सामने खड़े होकर वीडियो बोलूंगा, ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। काम हर एक हो जाते हैं, लेकिन भगवान को जिससे काम कराना होता है वो एक माध्यम चुनता है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि मैंने कहीं पढ़ा था, आप किसी की मदद करो, किसी को पैसे दो, किसी की मदद करो, तो ईश्वर का धन्यवाद दो। उसकी मदद तो होनी थी। आपने किसी की गरीबी को तरस खा के उसके इलाज के लिए 10,000 रुपए दे दिए, तो ईश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि वो 10,000 रुपए उसको मिलने ही थे। लेकिन भगवान को इसलिए धन्यवाद दो कि उस 10,000 रुपए के लिए उसने आपको चुना, आपको कहा, आपको माध्यम बनाया। तो मैं उस दिन उस बिल्डिंग के सामने खड़े होकर ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि अगर इस बिल्डिंग की प्रेरणा मुझे नहीं दी होती, मैं हाई कोर्ट नहीं गया होता, तो शायद ये बिल्डिंग लखनऊ की सबसे, जब बन जाएगी तो सबसे बेहतरीन बिल्डिंग होगी। तो आप सबकी कृपा से उसमें छोटा सा चींटी के बराबर योगदान मेरा भी रहा। आपका प्यार मुझे ये ताकत देता है। मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अपने कमेंट नीचे लिख के मुझे बताएं कि ये सारी कवायद मेरी सही थी या गलत थी। आपकी राय का इंतजार रहेगा। नीचे सब्सक्राइब और ज्वाइन बटन है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को ज्वाइन करेंगे, तो मैं आपका आभारी होऊंगा। हमारे राज्यों के चैनल है, हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान शुरू कर दिया है। 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश हमारे राज्यों के चैनल हैं। राज्यों के चैनल के लिए इनको भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।